सबसे पहले आज इस सभा को मेरी ओर से जोहार। आज फिर से सरकार आपके द्वार पहुंची। आज ये सरकार आपके द्वार का तीसरा चरण का ये कार्यक्रम है। से 2023 में आपके सरकार आपके द्वार में पहुंची है। आप सब लोग जानते हैं कि इस कार्यक्रम के दौरान आपके शिविरों में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित होते हैं। उधर कुछ महिलाएं बैठी हैं या कुछ और लोग बैठे हैं, उनकी कुछ आवाजें हमको आ रही है। उनसे दरखास्त ले लिया जाए और हमारे पास लाया जाए, क्योंकि ये सरकार अंधी गूंगी बहरी सरकार नहीं है। इस सरकार की आंख भी है, कान भी है, नाक भी है और संवेदनशीलता भी है। आप लोग अपनी शिकायत इस शिविर के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं, और चूंकि अभी हम आपके बीच में हैं तो आप यहां हम तक पहुंचा सकते हैं। ये शिविर सिर्फ आज यहां पर नहीं है, ये शिविर और भी प्रखंडों में, पंचायतों में ऐसे ही हुजूम, ऐसे ही भीड़ लगा हुआ है। हम तो सिर्फ बीच बीच में जा करके वाकई में पदाधिकारी, कर्मचारी जिसके लिए तनख्वाह लेते हैं वो काम करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि राज अलग होने के बाद जो पूर्ववर्ती सरकारें रही है और सरकार की जो जिम्मेवारी होती है कि जनता की सेवा करना, राज्य की आवाम की सेवा करना, उस पे ना लग करके ये सारा सेवा ये लोगों ने अपने लिए करवा लिया। लेकिन आज इस उदाहरण को हम बदलना चाहते हैं, और ये सरकार बनने से पहले भी हमने ये कहा था। आज इन शिविरों के माध्यम से हमारे गांव, देहात, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके की समस्याएं हैं, इसकी वास्तविकता हमें पता चलता है। पदाधिकारियों और कर्मचारियों से सही जानकारी हमें नहीं मिलता। इसीलिए इन शिविरों के माध्यम से आप लोगों की आवाज और आप लोगों की तकलीफों को जानने समझने का हमको मौका मिलता है। पहला शिविर जब हम लोग लगाए तो 35 लाख आवेदन हमें मिले। दूसरा शिविर लगाए तो 55 लाख के लगभग हमको आवेदन मिला, और ये तीसरा चरण है। अब इसमें कितना आएगा इसका 29 दिसंबर को पता चलेगा। और इन शिविरों के माध्यम से
जो शिकायतें हमें देखने को मिला तो हमने अपना सर पकड़ लिया कि आखिर पूर्ववर्ती सरकारों ने कौन सा ऐसा काम किया। लगभग 1 करोड़ की समस्याओं का आवेदन, इसका मतलब अस्पष्ट था कि पूर्ववर्ती सरकार में ना ब्लॉक कार्यालय काम करता था, ना जिला कार्यालय काम करता था, ना कोई कर्मचारी काम करता था। बोरा भर भर करके जनप्रतिनिधियों को अपनी समस्या ग्रामीण देते थे, लेकिन उसका हल कभी नहीं निकलता था। हम लोगों ने उन शिकायतों की सूचियां बनाना शुरू किया कि किसको पहले प्राथमिकता दिया जाए, किसको दूसरा, किसको तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं और सीना ठोक कर कह सकते हैं कि इस शिविर के माध्यम से जो हम लोगों ने मूलभूत समस्याओं का निदान करना शुरू किया, उसका नतीजा है कि आज हमारे राज्य के किसी भी गांव में बूढ़ा, बुजुर्ग, विधवा, महिला, विकलांग लोग बिना पेंशन का कोई नहीं है। सभी को पेंशन मिलता है। हर आदमी का एक मूलभूत समस्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। हर गरीब को चाहिए, हर मध्यवर्गीय को चाहिए, हर अमीर को चाहिए, हर कर्मचारी को चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान बगैर कोई नहीं रह सकता। अब रोटी, कपड़ा, मकान की बात पर आइए। एक हम लोगों ने सामाजिक सुरक्षा, हमारे बुजुर्गों का लाठी हमने उनको पकड़ाया पेंशन दे करके। जिस बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिलता है, बेचारा आज के महंगाई के जमाने में उसका बेटा बेटी लोग भी उसको घर से बाहर कर देता है, लेकिन उनको पेंशन मिलता है तो पेंशन की आस में बेटा भी अपना मां बाप को अपने साथ रखता है। आज उन बुजुर्गों को हम लोगों ने पेंशन दिया। आज विधवाओं को जो बरसों बरस इंतजार करती थी विधवा होने के 40 साल के बाद उसको पेंशन मिलेगा, वो भी कुछ ही लोगों को। अब हमने ये तय किया कि विधवा होने का कोई समय सीमा नहीं होता है। भगवान ना करे कोई विधवा हो, लेकिन जिस दिन भी कोई भी विधवा होगा उसी दिन से उसको पेंशन मिलेगा। ये हमने कानून बना दिया। आज देख लीजिए, इसी मैदान में कई विभागों के काउंटर लगे हुए हैं कि कई विभाग के काउंटर में बहुत भीड़ है। कुछ विभाग लोग बैठ करके वहां मक्खी मार रहा है। आप पेंशन का विभाग वाला में जाके देख लीजिए, गिने चुने आवेदन अभी आ रहे हैं। जो लोग अभी 60 साल पूरा किया है उन्हीं लोगों का। अभी टॉर्च लगा करके भी अगर आप गांव में खोजने जाइएगा तो 60 साल का व्यक्ति बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। यह है सरकार की उपलब्धि। भूख की हालत यहां इस राज्य में ऐसे रही है। हम लोगों ने जब सरकार बनाया, कोरोना जैसा महामारी भी हम लोगों ने देखा। पूर्ववर्ती सरकार ने तो कभी कोरोना नहीं देखा था, कभी कोई महामारी नहीं देखी थी। डबल इंजन की सरकार थी। उस समय लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मरा था। लेकिन हम लोगों ने महामारी भी देखी, हमने सुखाड़ भी देखा, लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी इस राज्य में एक भी व्यक्ति को हम लोगों ने भूखा नहीं मरने दिया। पूर्व की सरकार ने तो
इस गरीब पिछड़े राज्य के गरीबों के 11 लाख राशन कार्ड डिलीट कर दिए। आपकी सरकार बनने के बाद हमने फिर से अतिरिक्त 20 लाख हरा राशन कार्ड बना करके गरीबों के बीच में बांटने का काम किया ताकि कोई भूखा ना मरे। हर ग्रामीण के लिए हम लोगों ने कुछ ना कुछ आपके लिए योजना बनाकर उसको गठरी बांधकर पदाधिकारियों को सौंपकर आपके दरवाजा में भेजा है। आप उस गठरी को खोलिए, जरूर आपके लिए भी कुछ ना कुछ योजना आपके उस गठरी में है, उसको आप अपने घर में ले जाकर के अंदर रखिए। ये योजना है। आज पढ़े लिखे नौजवान हो, कम पढ़े लिखे नौजवान हो, महिला हो, पुरुष हो, किसान हो, मजदूर हो, सबके लिए हम लोगों ने योजना बनाई है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से आप कोई भी काम कीजिए, इस बार आवेदन भरिए। पिछले बार हम लोगों ने जब इस योजना को लॉन्च किया था, उस समय हमें लगा पता नहीं लोग काम करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उस योजना मद में हम लोगों ने बहुत कम पैसे रखे थे। लेकिन पता चला कि स्वरोजगार के क्षेत्र को लेकर के भी यहां पर हमारे नौजवान और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बहुत सारे नौजवान को थोड़ा निराशा हाथ लगा। इस बार हम लोगों ने आप लोगों की इस सोच को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन में अतिरिक्त पैसों का प्रावधान करके फिर से हम लोगों ने आपके दरवाजे पर पहुंचने का काम किया। इस बार आवेदन दीजिए। आपको स्वरोजगार के लिए जो पूंजी की आपको आवश्यकता होगी, वो पूंजी राज्य सरकार आपको इस बार निश्चित रूप से उपलब्ध कराएगी। आप कोई भी काम कीजिए, राशन दुकान चलाइए, वेल्डिंग का दुकान चलाइए, पैथोलॉजी लैब खोलिए, सैलून खोलिए, ब्यूटी पार्लर खोलिए, जूता चप्पल राशन दुकान कुछ भी खोलिए, और उसमें अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो आपको निराश होने का जरूरत नहीं है। सरकार के इस योजना का लाभ लेकर के आप अपने रोजगार पैदा कर सकते हैं। हमारे ग्रामीण किसान भाई लोग बेचारा भगवान भरोसे इनका खेती बाड़ी चलता है, और नतीजा यह होता है, और आज के दिन में पर्यावरण परिवर्तन जिस तरीके से बदल रहा है, आज देख लीजिए हम लोग दिसंबर के महीना में चल रहे हैं, लेकिन आज भी इस पंडाल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं बैठे हैं जो स्वेटर भी नहीं पहन पाया अभी तक, और जो पहना भी है तो हाफ स्वेटर पहन के घूम रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले दिसंबर आते आते लोग ठिठुरने लगते थे, घर से निकलने के लिए 50 बार सोचना पड़ता था। लेकिन मौसम कैसा बदल रहा है ये आप देख रहे हैं। प्रकृति से छेड़छाड़, जल जंगल जमीन के साथ खिलवाड़ का नतीजा यही होता है। और इस जल जंगल जमीन को बचाने के लिए झारखंड के आदिवासी और मूलवासी को जितना मजबूती से पता है, हमको नहीं लगता है देश में किसी लोगों को पता होगा, किसी राज्य के लोगों को मालूम हो। क्योंकि झारखंड का तो यही पहचान है, जल जंगल जमीन। लेकिन विकास के पैमाने भी आज इस तरीके से गढ़ी जा रही है जिसमें पर्यावरण के छाती पर हम लोग इतनी अत्याचार पे लगे हैं कि उसका परिणाम सबसे पहले हमारे किसानों को भोगना पड़ रहा है। और किसानों के दुश्मन भी इस देश में आके अपना षड्यंत्र रचने में लगे।
आप लोग को मालूम है कि इस देश में किसानों ने 1 साल तक पूरा दिल्ली सरकार को घेर करके दिल्ली के अंदर बंद कर दिया था। किसान विरोधी काला कानून के वजह से। और इस आंदोलन में हजारों किसान दिल्ली के चौक चौराहे में सर्दी गर्मी बरसात में रहते रहते उनकी जानें भी चली गई, लेकिन किसानों ने आंदोलन नहीं छोड़ा और पूरा दिल्ली सरकार को घेर के रखा। अगर वो कानून लागू हो जाता, इस देश का एक भी किसान दिखाई नहीं मिलता। कुछ षड्यंत्रकारी लोग इस देश के अन्नदाता को ही मार देना चाहते हैं, जो देश के लोगों का पेट भरता है, उन्हीं को खत्म कर देना चाहते हैं। बड़े सुनियोजित तरीके से वन अधिकार कानून बदल दिया जाता है और जंगल में रहने वाले लोगों को बेदखल करने की कार्य योजना बनती है। इन सब चीजों के लिए आपको भी सजग रहना होगा। अगर आप ध्यान नहीं दिए, आप जागरूक नहीं बने, तो आपके लिए भी ऐसे कानून काला बन जाएगा कि आप जीवन भर रोते रहेंगे, आपका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं आएगा। हमने पहले बोला, इंसान को रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है, रोजगार तो बाद में आता है। किसी तरीके से कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, नहीं तो भीख मांग के खाएगा, लेकिन रोटी कपड़ा तो हर को चाहिए। हमने आपको राशन कार्ड के बारे में बताया, कैसे डबल इंजन की सरकारों ने काम किया था, हमारे विपक्षों ने काम किया था। मकान को लेकर के भी आपको मंत्री जी ने बताया कि किस तरीके से हमारे चिन्हित गरीब परिवार जिनको आवास मिल रहा था, उसके लिए पूरा सरकार, दिल्ली सरकार में अपना नाक रगड़ते रह गई, हाथ फैलाते रह गई, लेकिन हमें गरीबों की आवाज सैंक्शन नहीं हुए। अंतोगत्वा यहां की गरीबी के आलम देखते हुए हमने भी ये निर्णय लिया कि झारखंड किसी से कम नहीं, और अब हम अपनी योजना चलाएंगे और अबुआ आवास योजना चला करके भारत सरकार से भी बड़ी आवाज बना करके आपको देंगे। वो 2 कमरे का आवास देता था, वो मुर्गी खाना देता था, तो हम इंसानों का रहने वाला आवास देंगे और 3 कमरे का आवास देंगे। तो इस तरीके से एक एक करके हम लोग, जो हमारे इस राज्य के 80% लोग गांव में रहते हैं, उनके लिए हमने योजना बनाई है। और जब तक गांव मजबूत नहीं होगा, तब तक राज कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए हमारी प्राथमिकता है कि हमारे गांव के लोग मजबूत हों और सशक्त हों, ताकि राज मजबूत हो सके। आज इसीलिए किसानों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोगों ने लाया है, मुख्यमंत्री पशुधन लाया है, हम लोगों ने दीदी बाड़ी योजना लाया है। कई ऐसे कार्यक्रम हम लोग आज किसानों के लिए लेके चले हैं, ताकि आज मौसम के अलावा और कई तरीके से वो आत्मनिर्भर बन सके। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के माध्यम से पशुपालन की योजना, पहले गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर सरकार में मिलता था। अब हम लोगों ने तय किया है कि अब इस राज्य में भैंसों का भी वितरण हम करेंगे। और जो जानवर आपको मिलेगा, पहले जानवर कभी कभी लोग ऐसा फ्रॉडगिरी और फरेबी का काम किया है कि ग्रामीणों को जानवर देने के बाद 1-2 महीना में ही जानवर मर जाता था।
बीमारू गाय, बीमारू बकरी, मुर्गी मिल जाता था और बेचारा किसान जब सब जानवर मर जाता था वो भी अपना माथा पटक लेता था, फिर दोबारा पशुपालन का काम नहीं कर पाता था, उसकी कमर की हड्डी टूटने लगती थी उनके खर्चों से। लेकिन अब जो जानवर आपको मिलेगा वो सभी बीमा किया हुआ जानवर आपको उपलब्ध होगा। जब कोई जानवर मरेगा तो उसका पूरा पैसा आपको वापस मिलेगा। तो कई ऐसी चीजें हैं जो यादें आ रही है, जो मैं आपको बता रहा हूं। लगभग सरकार ने सभी बातें आपको कह दिया। हमारे कई मंत्रियों ने बात को कहा। हमारे सबसे सामने यहां पर बच्चियां बैठी हुई है स्कूल की, हम लोग की आने वाली पीढ़ी की धरोहर। आज इनके लिए हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले की योजना हम लोग लेके आए। वो इसलिए लेके आए हैं कि हमारे राज्य में गरीबी इतना है, पिछड़ापन इतना है कि पूरा देश में अगर सबसे पिछड़ा अगर राज्य है तो वो झारखंड राज्य है। और इस झारखंड राज्य को सबसे अगड़ी सरकारों ने चलाया है। जो सरकार इस देश का सबसे बड़ा सरकार, इस दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी जिसको अपने आप को कहती है, उन लोगों ने इस राज्य को 20 साल चलाया और इस राज्य को पिछड़ा बना दिया। इसका मतलब कि हम लोगों का हेडमास्टर ठीक नहीं था। इससे पहले जो हम लोग के हेडमास्टर हुआ करते थे, इस राज्य के मुखिया हुआ करते थे, वो ठीक नहीं होते थे। आज इसी वजह है, यही कारण है कि ये राज्य पिछड़ गया। अनेकों षड्यंत्र के तहत इस राज्य को पीछे धकेल दिया गया। यहां के लोग पढ़ाई लिखाई ना कर पाए, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से आप मजबूत ना हो। अगर आप मजबूत होंगे तो अपने हक अधिकार की मांग करेंगे। आप कमजोर रहेंगे तो आप हक अधिकार की लड़ाई भी नहीं लड़ सकते, मांग भी नहीं उठा सकते। आज इसीलिए हम लोगों ने अभी से नहीं, अभी के लिए तो अभी आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी को मजबूत करने का संकल्प लिया। इसी के लिए हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले योजना लाया कि हमारे गरीब मां बाप 8वां क्लास 9वां क्लास बेटियां पास नहीं करती हैं, उसके लिए दूल्हा ढूंढने लग जाता है। हम उन मां बाप को हाथ जोड़कर विनती करना चाहेंगे, अब आपको दूल्हा खोजने का जरूरत नहीं है। अब बेटियां हमारी बोझ नहीं बनेंगी। अब बेटियों की पढ़ाई का पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी और उसको मजबूती से पढ़ाइए, डॉक्टर पढ़ाइए, इंजीनियर पढ़ाइए, वकील बनाइए, पत्रकार बनाइए और अपने पैरों पर खड़ा कीजिए, ताकि उसका आने वाला पीढ़ी भी मजबूती से कदम रख करके इस देश में चल सके। ये तो हम लोग इसीलिए लाए हैं कि इनको स्कूल छोड़ने की जरूरत ना पड़े। जैसे स्कूल पास करेगी, 12वीं पास हो जाएगी, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार, जो भी अच्छी पढ़ाई करना चाहेगा, उसमें जितना भी खर्चा लगेगा, उसमें जो आर्थिक सहायता, आर्थिक सहयोग होगा, वो राज्य सरकार आपको गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराने का काम। 10वां 11वां 12वां क्लास के बच्चों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम देंगे। 12वीं पास करने के बाद जो पढ़ाई पढ़ना है उसको, उसके लिए आपको पता है इंजीनियर डॉक्टर का पढ़ाई कितना महंगा होता है। 10 लाख, 12 लाख, 5 लाख, 8 लाख कहां से गरीब किसान लाएगा बेचारा। एक ही तरीका से ला सकता है, या तो जमीन बंधक रखो, घर द्वार बंधक रखो, जानवर बंधक करो और जीवन भर किसी का, कोई महाजन का गुलामी करो। अब उसका जरूरत नहीं है। जब तक डिग्री उसका पूरा नहीं होगा तब तक के लिए, और जो भी पैसा सरकार सहयोगी राशि देगी उसके लिए आपको कोई बंधक रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप सरकार को आवेदन दीजिए, आपको 5 लाख लगेगा, 10 लाख लगेगा, सरकार आपको देगी। हम वो इसलिए कह रहे हैं,
ये हम लोगों ने करके दिखा दिया। कोई आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोग अपना बाल बच्चा को विदेश में पढ़ने का सपना भी नहीं देखता था। बेटा तो बेटा, मां बाप भी नहीं सोचता था। लेकिन आज हमने इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़े बच्चों को विदेश में पढ़ने की भी व्यवस्था की है और उसका पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार उठा रही है। आज 50 बच्चे हमारे विदेश में पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कोई गारंटी का जरूरत नहीं है और कई बच्चों को तो वहां नौकरी भी मिल गई है, हमें खबर आई है। कितनी खुशी की बात है। साल में 6 महीने में जब वो अपने घर आएगा तो कितने सम्मान के साथ आएगा। अभी तो 50 बच्चे गए हैं। हमारी सरकार रही तो हर साल 500 बच्चे को भेजने का काम करेंगे। और जो इस राज्य के ऊपर जो कलंक है पिछड़ेपन का, इसको खत्म करना हम लोगों का संकल्प है। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपको हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। नहीं तो आज षड्यंत्रकारी लोग ढेरे घूम रहा है। आज पंचायत में शिविर लग रहा है और शिविर में, सब शिविरों में टेंट लगा हुआ है। आज हमारे युवा भाई जो गांव देहात में रहता है, अगर मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से आप लोग टेंट की योजना लेते तो आज वो टेंट आपको पैसा दे करके आपसे पदाधिकारी खरीद के ले जाता और टेंट लगाता और उसका आमदनी आपको होता। आज कितना अच्छा होता। लेकिन आगे और रास्ते मिलेंगे, उस पर आप लोग आगे बढ़िए। ये रास्ता बंद नहीं हो रहा है। तरह तरह की चीजों को, आज महंगाई आसमान छू रहा है और महंगाई में गरीब लोगों की स्थिति आए दिन बिगड़ते जा रही है। आप आसपास देख रहे हैं, यहां एक बस लगा हुआ है, यहां ट्रैक्टर्स लगा हुआ है, यहां पर कई बोलेरो लगा हुआ है, स्कॉर्पियो लगा हुआ है। ये सारी हमारे ग्रामीण भाई लोग इसको अभी थोड़ी देर के बाद अपने अपने घरों में ले जाएगा। हम लोगों ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना चलाई है। इस गाड़ी के माध्यम से आज ये गाड़ियां हमारे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में चलेगा, जहां कोई आने जाने की व्यवस्था नहीं है। उन रास्तों पर और तो और इस गाड़ी में बूढ़ा बुजुर्ग, महिला और हमारे छात्र छात्राएं जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनको पैसा नहीं लगेगा। और इससे लगभग इस राज्य में 1 करोड़ से अधिक लोग मुफ्त में इस बस में सफर करेंगे। ये हम लोगों ने आपके लिए बनाया है। तो इसलिए कई जगह हमको ये जानकारी मिली है कि कॉलेज बहुत दूर है, स्कूल बहुत दूर है, आने जाने की व्यवस्था नहीं। तो हम लोगों ने ये योजना चला दी कि हम ऐसी योजना चलाएं कि शहर और गांव में अब फर्क ना रहे। जिस तरीके से लोग गांव से उठ करके शहर में आ जाते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो हम लोगों ने शुरू किया है, अब गांव में ही रह करके शहर में आकर के बच्चे रोज आकर के जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं। जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4 बसें चलाएंगे और अपना ग्रामीण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे। कई सारी चीजें आप लोग के समक्ष हैं, इसीलिए आप लोग यहां इन स्टॉलों में जाएं, पता करें कि नौजवान के लिए क्या है, हमारे बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए क्या है, हम लोगों के किसानों के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है। हम लोगों ने फूलो झानो आशीर्वाद योजना महिलाओं के लिए लाया है। पहले 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता सहयोग राशि मिलता था, जिससे महिलाएं स्वरोजगार उत्पन्न कर सके।
और हम आपको बता दें, उस 10,000 रुपये को बढ़ाकर हमने 50,000 कर दिया है। कोई महिला को जो काम करना है आकर के वो सहयोग मिले और अपना स्वरोजगार पैदा करे। हम लोगों ने तो इस कार्यकाल में कोरोना जैसा महामारी देखा। 1.5 साल, पौने 2 साल तो उसी कोरोना ने हमारा खा लिया और बचा कुचा कुछ षड्यंत्रकारी लोग हमारे हर काम में रोड़ा लगाने पर लगे। एन केन प्रकारें झूठ सच बोल करके आपकी आंखों में धूल डालने का काम करते हैं। अभी चुनाव आने वाला है और चुनाव में तरह तरह के झूठ बोले जाएंगे और इस तरीके से झूठ, चूंकि बड़ा आदमी बोलता है तो हम गरीबों को सच लगता है। आज के दिन में अपनी आंखों की पट्टी को खोलिए। आज जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा झूठ लोग बोलता है। ये प्रचलन हो गया आज के दिन में और गरीब का कोई सुनने वाला नहीं। ये हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में, हम लोग बिहार से अलग हुए, झारखंड का ये सीमावर्ती क्षेत्र है। जाके देख लीजिए बिहार में। अभी तो मंत्री जी ने बताया कि वहां क्या हाल है। एक एक करके झारखंड बने अब 23 साल होने को जा रहे हैं। अब कुछ साल में ये युवा राज्य हो जाएगा, 25 साल का हो जाएगा। लेकिन 20 साल में इस राज्य का सिर्फ खून चूसा गया। इसको ताकतवर बनाने की कोई कोशिश नहीं हुई और आज बेचारा ये राज्य 25वां साल में जब जाएगा तो इसकी स्थिति क्या होगी, इस प्रतिस्पर्धा के समय में आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए हमने, जब से सरकार हमने बनाया है, तब से हर दिन हमारी नजर हमारे जड़ों पर है। जो जड़ हमारे ग्रामीणों में है, आज उस जड़ को मजबूत करने पे लगे हैं कि जब युवा राज्य ये बनेगा तब वो इतनी ताकत जुटा ले कि जो पिछड़ापन का कलंक है ये राज मिटाने के लिए तैयार हो जाए। बहुत खराब है और आज यही वजह है कि पिछड़ेपन की वजह से यहां से लोग पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं। आज क्यों कमजोर है? क्या चीज में कमी थी बताओ? यहां पर दुनिया का देश का सबसे अधिक खनिज संपदा हमारे राज्य में निकलता है। हमारे राज्य के कोयले से देश में रोशनी जगमगाता है। हमारे गांव के लोग अंधेरे में डूबे रहते हैं। क्यों? आपको मालूम है 1,36,000 करोड़ रुपया कोयला खदानों का बकाया हमारा केंद्र सरकार में है, लेकिन ये लोग हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया नहीं दे रहे। क्या अपना अधिकार मांगना गलत है क्या जी? अपना अधिकार मांगना गलत है? आप अगर किसी के यहां मजदूरी कीजिएगा, मजदूरी नहीं देगा तो कैसा लगेगा? तकलीफ होगा कि नहीं? तो ये अगर 1,36,000 करोड़ रुपया जिस दिन हमको मिल जाता एक मुश्त, उसी दिन इस राज्य के माथे पर जो पिछड़ापन लिखा हुआ है वो हट चुका होता। अगर वो 1,36,000 करोड़ रुपया अगर हमें मिला होता तो इस राज्य में जो महिलाओं को 1,200 रुपया का गैस सिलेंडर मिल रहा है, वो सिलेंडर हम 500 रुपया में देते। अगर वो 1,36,000 करोड़ रुपया मिलता तो आज इस राज्य के 15 लाख नौजवानों को 10-10 लाख रुपया स्वरोजगार करने के लिए हम लोग देते। आज वो 1,36,000 करोड़ रुपए मिलने का मतलब
इस राज्य के लाखों एकड़ जमीन के खेत में नहर बना करके हम लोग पानी उपलब्ध कराते और किसान 12 महीना खेत से बाहर नहीं निकल पाता। यह व्यवस्था हो सकता था, हमारी 7 पीढ़ी बैठ के खा सकती थी, लेकिन इन लोगों ने हमें वो पैसा का झुनझुना दिखाया और बदले में हमारी सरकार गिराने के षड्यंत्र में लग गए। ये स्थिति है। आज आपको 100 यूनिट बिजली हम मुफ्त दे रहे हैं। आज इस बिजली की आलम यह है कि उनका जब बकाया केंद्र सरकार के हमारे राज्य में निकलता है, डीवीसी का बकाया निकलता है, तो ये कोडरमा, गिरिडीह, चतरा, हजारीबाग, कौन कौन 5-7 जिला है, इसका बिजली काट देता है। 1 घंटा भी अगर पैसा पहुंचने में विलंब हो गया तो बिजली काट देता है। और हमारा कोयला, हमारा ही कोयला और हमारा ही बिजली, और कोयला का इतना बकाया वो ये नहीं देते। अजीब मामला है। इसीलिए हमने भी कमर कस लिया है। अब इन जिलों में हम अपना ट्रांसमिशन लाइन लगाना हमने प्रारंभ कर दिया है। 1-1.25 साल के अंदर इन 6-7 जिलों में जहां डीबीसी एरिया में हम लोग का ट्रांसमिशन लाइन है, उन सभी जगहों पर राज्य सरकार अपना ट्रांसमिशन लगाएगी और अपने बिजली के भरोसे ग्रामीणों को रखेगी। हम डीबीसी के भरोसे में नहीं रहेंगे। और वो अपना संरक्षण लाइन लगा करके हमें ब्लैकमेल करने का काम करता है। फिर उसको हम बोलेंगे अपना लाइन अपने पास रखो भाई, उसको अचार का बयाम में डालो और खा जाओ। ये लोग इतना दुष्ट लोग हैं। हमारे कोडरमा जिला में अबरक निकलता है, ढीबरा के नाम से अभी लोग बड़े पैमाने पर छोटे बड़े कामों में लगे रहते हैं, उल्टे सीधे में भी लगे रहते हैं। हमारे पास कुछ लोग आए थे काफी दिन पहले, हमने उनकी बातें सुनकर इससे जुड़ी समस्या का समाधान निदान करने का काम शुरू कर दिया और बहुत हद तक हम आगे बढ़े भी। लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी लोग बड़ी चतुराई से हमारे इस व्यवस्था को ठीक करने पर पानी फेरने का काम करना शुरू कर दिया। और ना जाने किसने एक हवा उड़ा दी कि इस अबरक में यूरेनियम के तत्व पाए जाते हैं। अब ये एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया कि विभाग अब इसमें यूरेनियम है कि नहीं इसकी जांच करने के लिए पूरा देश दुनिया में घूम रहा है। उसका रिपोर्ट अभी तक आ रहा है, जा रहा है कि स्थिति बनी पड़ी है। ये जरूर कुछ शैतानी लोग हैं जो हमारे इस कोडरमा जिला में जो अबरक खदान है इसका निदान नहीं चाहते हैं। ये लोग 2 नंबर व्यवस्था के माध्यम से इन अबरकों को अपना जेब भरने के काम में लगे हुए हैं। लेकिन चिंता नहीं, हम इस पर भी काम निकालेंगे, जिसका भी रास्ता निकालेंगे। अभी हमें रास्ता मिला है, इसका भी रास्ता निकालेंगे और यहां के जो अबरक व्यवसाय है इसको भी अपने पैरों पर खड़ा करने का काम करेंगे। बड़ा सुनियोजित तरीके से हम 32 के आधार पर, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाते हैं तो कोर्ट कचहरी भेज देता है ये लोग, और वहीं पर इनके कोई जुगाड़ लगा करके हमारे कानून
को लागू नहीं होने देते। नतीजा ये होता है कि यहां के नौकरियों में कुछ जगहों पर बाहर से भी लोग आ जाते हैं। लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये लड़ाई हम लड़ेंगे ताकि यहां के लोगों को सबसे प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मिल सके, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो। तो सादे मैं और अभी नहीं कहना चाहूंगा, बहुत सारी चीजें हैं जो अगर हम कहना शुरू करेंगे तो रात भी बीत जाएगा, लेकिन मौसम अभी खराब भी चल रहा है। लेकिन आप देखिए और महसूस कीजिए कि आपके इस दुख के घड़ी में कौन खड़ा रहता है, किसने आपकी आंख के आंसू पोंछने का काम किया। याद कीजिए उस कोरोना का दिन, जिस दिन हाट बाजार गाड़ी मोटर सब बंद था, आपको घर में ताला लगा के रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहां मजदूर तबके के लोग जहां अलग अलग राज्यों में जाकर के फंस गए और यहां के जो मजदूर हैं इनको काम नहीं मिल रहा था, सब घर के अंदर बैठे हुए थे। उस वक्त आपने बाहर फंसे हुए मजदूर भाइयों को हवाई जहाज से ढो ढो करके भी आपके घर पहुंचाने का हमने काम किया था। और इस राज्य की उन महिला दीदियों को भी मैं सलाम करूंगा कि जिन्होंने इस कोविड के दौर में अपनी जान की परवाह ना करके अपने मजदूर भाइयों को गांव में, पंचायत में, प्रखंड में दाल भात योजना चला करके खाना बना बना करके मुफ्त में किसानों को, गरीबों को खाना खिलाने का काम किया था। बल्कि इस विपत्ति की लड़ाई में हमारे दो मंत्री शहीद हो गए, हाजी हुसैन अंसारी साहब और हमारा मंत्री जगन्नाथ महतो जी। इस कोरोना के मार से बच नहीं पाए, वो बेचारे हमारे दोस्त लोगों की जानें ले ली। लेकिन सरकार ने कभी भी गरीबों के सामने से अपनी आंखें नहीं हटाई। राज्य के 3.25 करोड़ लोगों को अपने नजरों के सामने रखा। राज्य सबसे देश में पिछड़ा राज्य, अस्पतालों का अभाव, डॉक्टरों का अभाव, दवा का अभाव, उसके बावजूद भी हमने कोई अफरा तफरी नहीं होने दी, बल्कि यहीं बगलों के राज्य में इस तरीके से लोग मरे कि जैसे जानवर मरता था। मिट्टी कम पड़ गई थी उनको दफन करने के लिए, लकड़ी कम पड़ गया उनको जलाने के लिए, और परिवारजन उनके मृत शरीर को यूं ही जंगलों में, नदी किनारे फेंक के चले जाते थे और चील कौवे कुत्ते खा जाते थे। ये मंजर था अगल बगल राज्यों का। लेकिन इस राज्य में कम से कम हमने ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी। और आज आप सबको, चाहे बूढ़ा बुजुर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो छात्र छात्राएं हो, इन सब के लिए कुछ ना कुछ हम लोगों ने उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया है। और उनके लिए जीने का मान सम्मान और अधिकार, जो पहले आप उसके लिए आपको भटकते भटकते बरसों लग जाते थे, अब आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके दरवाजे में, आपके पंचायत में शिविर लगा लगा कर जहां जाने की जगह रास्ते हैं, जहां नहीं भी हैं, वहां लोग ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, मोटरसाइकिल से, ब्लॉक का लैपटॉप और कंप्यूटर और प्रिंटर लेकर के पदाधिकारी बैठ करके आपकी समस्या का समाधान कर रहा है। कभी 20 साल पहले अभी आप लोगों ने देखा कभी पदाधिकारी आपके गांव जाता हो? आज 1 मिनट में एक ही घर में 3-3 लोग पेंशन ले रहे हैं। माताजी भी ले रही हैं, पिताजी भी ले रहे हैं और खुद भी ले रहा। बताइए। लेकिन हमारे विपक्ष के भाइयों को ये नहीं पचता। आज ये सरकारी कार्यक्रम है, ये हम लोग का बोर्ड में सब सदस्यों का नाम है जो विधायक हैं, सांसद है, मंत्री हैं, लेकिन वो यहां नहीं आएंगे।
यहां नहीं आएंगे। ये लोग दूर से पत्थर फेंकने का काम करेंगे, बने हुए खाना पर मिट्टी तेल छिड़कने का काम करेगा। और बोलेगा भ्रष्टाचार, बोलेगा लूट की सरकार। अजीब हालत है। वो तो पता चलेगा आने वाला समय में। राज्य की जनता 20 साल बेवकूफ बनी है। बड़ी मुश्किल से तो इस बार हम लोगों ने सरकार बनाई, लेकिन 1.5 साल हमारा कोरोना और सुखाड़ जैसी परिस्थिति ने हमारा ले लिया। फिर भी हम लोगों ने इतनी गाढ़ी लकीर खींची है कि इस लकीर को मिटाना इतना आसान नहीं है। ये वीरों की धरती है। हक अधिकार वही देगा जो आपके बीच का होगा, कोई बाहर से आके नहीं देगा। तो इसलिए साथी, और बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करूंगा। हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे मंत्रीगण, हमारे इधर बरकट्ठा विधायक अमित जी और हमारे पूर्व विधायक और यहां पर जिला परिषद अध्यक्ष जी और यहां उपस्थित तमाम हमारे ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, हमारे स्कूल के छात्र छात्राएं, आप सबको मेरी ओर से पुनः जोहार।